हेलो दोस्तों, इसके पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि हृदय की क्रिया विधि रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ाया था। रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने आप लोगों को बताया था कि हमारा हृदय किस तरह का होता है, किस आकार का होता है। उसमें आप लोगों को बताया था कि उसके बाद हमने बताया था कि इसमें धमनी होती है, सिरा होता है, महासिरा होता है, महाधमनी होती है। इसके बारे में भी बताया था। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि रक्त में ही कुछ जो ऐसे तत्व होते हैं, जो तत्व पाए जाते हैं, उनके बारे में भी बताने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होती है। ये हमारे रक्त के अंदर पाया जाने वाला एक तत्व होता है। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्लेटलेट्स एक तरीके की कोशिकाएं होती हैं। ये क्या होती है, हमारे रक्त के अंदर पाई जाती हैं। ये हमारे पूरे रुधिर शरीर में जो है, जो हमारा जहाँ जहाँ रक्त जाता है, ये क्या करती है, पूरे रुधिर परिसंचरण तंत्र में क्या करती है, भ्रमण करती रहती है, दौड़ती रहती है। और जहाँ पर भी चोट लगी रहेगी वहाँ पे खून का जो है थक्का जमा देंगी, और खून का थक्का जमा करके वहाँ से रुधिर का बहना क्या कर देंगी, बंद कर देंगी। तो देख लेते हैं कि ये क्या होती है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स कोशिकाएं पूरे रुधिर तंत्र में भ्रमण करती रहती हैं। घाव लगे स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर रक्त स्राव को रोकती हैं, जिससे चोट लगे स्थान से रुधिर का बहना बंद हो जाता है। प्लेटलेट्स कोशिकाएं क्या करती हैं कि जो प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है वो पूरे रुधिर तंत्र में, जहाँ जहाँ हमारे शरीर का कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा कि जहाँ पे हमारे शरीर में रुधिर ना पाया जाता हो, तो प्लेटलेट्स कोशिकाएं क्या करती हैं, पूरे शरीर के रुधिर तंत्र में जो है इधर उधर घूमती रहती हैं, दौड़ती रहती हैं, एक्सरसाइज करती रहती है, घूमती रहती है, दौड़ती रहती हैं। और ये दौड़ते हुए क्या करती, दौड़ती रहती हैं, जिसके वजह से अगर कहीं पर भी हमारे शरीर में घाव लग जाए, चोट लग जाए या कट जाए, तो वहां से कहीं भी घाव लगती है, चोट लगती है या कट जाता है, तो वहां से क्या होता है, खून बहने लगता है। और खून को क्या करती है, ये वहीं पे रुधिर का थक्का जमा देती है, और रुधिर का थक्का जमने की वजह से क्या हो जाता है, खून का बहना बंद हो जाता है पूरी तरह से। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। उसके बाद आगे देखते हैं लसिका क्या होता है। इसके बाद हम आप लोगों को लसिका को पढ़ाने जा रहे हैं। हो गया, चलिए ठीक है, तब देखते हैं अब लसिका क्या होती है। चलिए देखते हैं लसिका क्या होती है। लसिका क्या होती है कि यदि रक्त में से कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा लाल रुधिर कोशिकाएं हटा दे तो शेष बचा तरल लसिका कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा रक्त होता है वो क्या होता है, इसमें कि कुछ प्लाज्मा प्रोटीन भी पाया जाता है, कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, और कुछ लाल रुधिर कणिकाएं, जिनको कणिकाओं को क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिकाएं बोलते हैं। तो कुछ लाल कलर की, जो लाल खून का रक्त के कलर कैसा होता है, लाल होता है, किसकी वजह से, क्या है, लाल रुधिर कोशिकाओं की वजह से। तो लाल रुधिर खून में से अगर हम लोग लाल रुधिर कोशिकाओं को निकाल दें और प्लाज्मा प्रोटीन को निकाल दें, तो जो पदार्थ बचेगा, जैसे पानी के जैसा चिपचिपा पदार्थ हल्का सा बचता है ना, जो है पंछा, जैसे जिसको बोलते हैं पंछा बह रहा है, जब किसी को चोट वोट लगती है तो पंछा जैसे निकलता है, तो उसको लोग बोलते हैं क्या, पंछा बह रहा है ना। तो वो क्या होती है, वही जो शेष पद, वही उसी पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, लसिका बोलते हैं। तो यदि यही बात कह रहा है कि यदि रक्त में से कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा लाल रुधिर कोशिकाएं हटा दें तो शेष बचा तरल लसिका कहलाता है। इस तरल में अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। यह तरल रंगहीन होता है। पचा हुआ क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा होता है। इस प्रकार लसिका वहन में मदद करती है। तो लसिका क्या करती है, लसिका का रंग जो होता है, पानी, पानी का रंग क्या होता है, पानी रंगहीन होता है, ये हम लोग जानते ही हैं। और ये हम लोगों को पढ़ाया भी जाता है कि पानी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। ये चीज़ हम लोगों को पढ़ाई जाती है, बताई जाती है। तो ये क्या होता है, पानी के कलर का होता है, इसलिए ये क्या होता है, रंगहीन होता है। और ये क्या करता है, भोजन, जो पचा हुआ भोजन होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है, पचा हुआ क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित, यानी कि जो पेट में हमारे भोजन का पाचन होता है, और छोटी आंत के द्वारा जो जिस भोजन का मतलब अवशोषण होता है, ये उसके वाहन में, यानी कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में क्या करती है, लसिका क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है लसिका का। लसिका बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। इस प्रकार लसिका का वाहन में क्या होता है, लसिका वाहन में भोजन की क्या है, मदद करती है।
ठीक। अब हम लोग इसके बाद अब पढ़ने जा रहे हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र, यानी कि जो हमारे शरीर के लिए उत्सर्जन तंत्र, जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों को जो शरीर से बाहर निकाला जाता है उसी को हम बोलते हैं उत्सर्जन। जिस तंत्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है उसी तंत्र को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मानव का उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। उसके पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि मानव का उत्सर्जन तंत्र, मानव का उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि मानव का उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क यानी किडनी, जिसको बोलते हैं हम लोग किडनी, यहाँ लोग बोलते हैं ना कि किडनी होती है, वो किडनी क्या करती है, एक जोड़ी किडनी यानी कि 2 ठो किडनी पाई जाती है। ये सेम के बीज के आकार की होती है। जो किडनी होती है वो क्या होती है, सेम के बीज की आकार की होती है। अभी हम आप लोगों को चित्र के द्वारा इसको दिखाएंगे कि किडनी क्या होती है, कहाँ होती है, इसको दिखाएंगे। अभी हम लोग चित्र के द्वारा हम दिखाएंगे आप लोगों को। तो इसमें एक जोड़ा वृक्क यानी किडनी, एक जोड़ा मूत्रवाहिनिका, एक जोड़ी इसमें क्या होती है, मूत्रवाहिनिकाएं पाई जाती है। 2 ठो नलिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, किडनी से जो है मूत्र को निकाल करके मूत्राशय में डालती हैं, और उसके बाद वो क्या होता है, मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर आता है। तो देखते हैं, मूत्रवाहिनिका, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क सेम के बीज के आकार के होते हैं जो उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, उदर में, उदर मतलब क्या आता है, पेट होता है। ये पेट में जो क्या होते हैं, पेट के अंदर जो है रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर क्या होता है, यहाँ जो हमारे पीठ की हड्डी है रीढ़ की, इसी के दोनों साइड जो है दोनों वृक्क क्या होते हैं, स्थित होते हैं। एक साइड बाएं साइड बायां वृक्क स्थित होता है, दाएं साइड दायां वाला हमारा वृक्क स्थित होता है। ठीक, चलो अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है, उत्सर्जन तंत्र तो पढ़े लिए हम लोग कि कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है उत्सर्जन की प्रक्रिया, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक, चलिए तो देखते हैं अब उत्सर्जन क्या होता है। चलिए देखते हैं उत्सर्जन क्या होता है। देखो उत्सर्जन क्या होता है, शरीर में मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक का मतलब होता है उपापचय, यानी कि भोजन के पचने की प्रक्रिया। तो उपापचय की प्रक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि जो भोजन पचने के बाद जो बच जाते हैं, जो भोजन क्या होते हैं नहीं पचते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उपापचय। जैसे बोलते हैं ना अपच रख पकड़ ली है, भोजन नहीं पचता है जब लोगों का, तो उसी अवस्था को क्या बोलते हैं, अपच पकड़ ली है। तो बोलते हैं शरीर में मेटाबॉलिक उपापचय की प्रक्रिया के फलस्वरूप बने हानिकारक व अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि शरीर में मेटाबॉलिक की प्रक्रिया के फलस्वरूप बने हानिकारक व अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि शरीर में मूत्र का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को आगे पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसका ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं शरीर में मूत्र का निर्माण कैसे होता है। इसका एक एक पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिए क्या है, मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या होता है। मूत्र निर्माण का उद्देश्य रुधिर से हानिकारक पदार्थों जैसे यूरिया आदि को छानकर बाहर करना होता है। यानी कि जो हमारे रक्त के अंदर जो हानिकारक पदार्थ घुले हुए होते हैं उनको क्या करता है, ये छान करके बाहर निकालने के लिए ही क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अब देखने जा रहे हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है वृक्क की क्रियात्मक इकाई वृक्काणु होती है। वृक्काणु में पतली भित्ति वाली रुधिर वाहिकाओं का गुच्छा होता है। जो वृक्काणु होता है इसके अंदर क्या होते हैं, वृक्काणु के अंदर जो है वृक्क यानी क्या है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई वृक्काणु होती है। चलिए तो देख लेते हैं क्या है मूत्र का निर्माण। मूत्र का निर्माण कैसे होता है, तो मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या होता है पहले इसके बारे में जान ले।
तो मूत्र निर्माण का उद्देश्य रुधिर से हानिकारक पदार्थों जैसे यूरिया आदि को छान करके बाहर करना होता है। मतलब कि जो हमारे शरीर के अंदर की जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, रक्त में घुले हुए होते हैं, उनको क्या करना होता है, बाहर निकालने के लिए ही क्या किया जाता है, मूत्र का निर्माण किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई वृक्काणु होती है। वृक्काणु में पतली भित्ति वाली रुधिर वाहिकाओं का गुच्छा होता है। जो वृक्क होती है क्या है, ये वृक्क की क्रियात्मक इकाई वृक्काणु होती है। यानी कि जो वृक्क की संरचना के आकार के जो है वृक्क होते हैं, वो जो वृक्काणु पाए जाते हैं, उनकी ही क्रियात्मक इकाई क्या होती है हमारी, वही होते हैं वृक्काणु। ठीक, अब वृक्काणु में पतली भित्ति वाली रुधिर वाहिकाओं का गुच्छा होता है। यानी कि जो वृक्काणु होते हैं इसके अंदर क्या होती हैं, पतली पतली जो है रुधिर की क्या होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, यानी नलिकाएं होती हैं, जिनका क्या होता है, गुच्छा फैला होता है। वृक्काणु आपस में निकटता से पैक रहते हैं। जो प्रारंभिक निस्पंदन में कुछ पदार्थ क्या करते हैं, जो प्रारंभिक निस्पंदन में यानी कि प्रारंभ में ही जो निकलते हैं पदार्थ, उनको बाहर निकालने में ही क्या होते हैं, जैसे कि कुछ पदार्थ पाए जाते हैं ना, जैसे कि देखो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। यानी कि क्या है, पहले बार के निष्कासन में क्या थे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में कुछ जल रह जाते हैं। इनके ही क्या होता है, देखते हैं, जो ये पदार्थ रह जाते हैं, ठीक, इन पदार्थों का पूर्व अवशोषण हो जाता है। जल का पूर्व पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध जल की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे कि ये क्या हो गया, इधर देखो, जैसे कि ये देखो ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, अमीनो अम्ल को एमिनो अम्ल भी कहते हैं, तो ये हो गया, लवण हो गया, और प्रचुर मात्रा में जो जल रह जाते हैं, इनमें से तो सबका अवशोषण हो जाता है। लेकिन जो जल होता है, ठीक, इन सब का क्या होता है, पूर्व पुनर्अवशोषण हो जाता है। मतलब कि इनका दोबारा अवशोषण हो जाता है मूत्र बनने के बाद। लेकिन जो जल का होता है, इसका जो अवशोषण होता है, शरीर में कितने मात्रा में जल की आवश्यकता है, कितने मात्रा में जल की कमी है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि इसका शरीर में अवशोषण कितने प्रतिशत होगा, कितना नहीं होगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अब प्रत्येक वृक्क में बना मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, और दोनों मूत्र वाहिनियां मूत्राशय से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। इस तरीके से क्या होता है, शरीर में हमारे इस तरीके से मूत्र का निर्माण होता है, और इस तरीके से ये क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर जाता है। अब देखो क्या होता है, आगे देखो इसका अगला पॉइंट क्या होता है। इसके बाद देखो, इससे मूत्र मूत्राशय में आ जाता है। मूत्राशय पेशीय होता है, और उचित स्पंदन या आवेश मिलने पर मूत्र क्या होता है, मूत्राशय में जब आ जाता है, तो इसके बाद मूत्राशय पेशीय होता है। यानी कि एक पेशीय अंग होता है हमारे शरीर का, जिसको क्या होता है, उचित स्पंदन या आवेग मिलने पर, यानी कि उचित प्रकार से इसको स्पंदन मिलेगा, यानी कि इसमें एक तरह की वो आती है, स्थिति आती है, यानी कि मतलब कि एक तरीके की फीलिंग आती है, महसूस होता है, या तो उचित प्रकार का क्या होता है, आवेग मिल जाता है। ये चीज मिलने पर मूत्र वाहिनी के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है, जिसके द्वारा हमें क्या लगता है, ऐसा लगता है ना कि हमें पेशाब लगी है या और अन्य चीजें होती हैं। तो इस तरीके की बात जब आती है, तो क्या होता है, वही चीज जो है उचित प्रकार का हमें स्पंदन या आवेग मिल जाता है, जिसके द्वारा हम इसको क्या करते हैं, शरीर से बाहर त्याग देते हैं। तो चलिए अब हम इसके चित्र को देख लेते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से एक बार चित्र को इसको देख लें, उसके बाद तब आगे देखें। चलिए देख लेते हैं अब हम लोग चित्र को, यानी कि जो क्या होता है, मानव का उत्सर्जन तंत्र होता है, इसका हम लोग चित्र देख लेते हैं। देखो अभी बात आई थी ना कि वृक्क की, वृक्क क्या होता है, देखो ये बाएं साइड है, तो इसका नाम क्या है, बायां वृक्क। ये दाहिने साइड है, तो इसका नाम दायां वृक्क हो जाएगा। उसके बाद देखो बाई वृक्क सिरा, यानी ये वाला जो सिरा देखो, कलर वाला सिरा है ना, जो कलर वाला सिरा है, ये क्या है, बाएं तरफ के वृक्क का सिरा है। ये जो कलर वाला आया है, ये हमारा बायां वृक्क सिरा है। और उसके बाद देखो ये क्या है, महाधमनी है। ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, महाधमनी है। और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, बाई मूत्र वाहिनी है। ये क्या है हमारी, ये वाली धमनी बाई वाली मूत्र वाहिनी है।
और उसके बाद देखो ये क्या है, महाशिरा, पेंट वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, ये महाशिरा, ये हमारा मूत्राशय। इन दोनों नलिकाओं की सहायता से क्या होता है, बाई मूत्र वाहिनी दिखाया ना, ये देखो दो मूत्र वाहिनी बताए थे ना अभी कि एक जोड़ी क्या होती है, इसमें मूत्र वाहिनी पाई जाती है, एक जोड़ा क्या होता है, वृक्क पाया जाता है। तो देखो ये दोनों वृक्क हैं, सेम के बीच के आकार के दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये दोनों वृक्क हैं, ये दोनों क्या है, हमारी मूत्र वाहिनी है। ये क्या होती है, मूत्राशय से जुड़ी हुई होती है। ये हमारा मूत्र मार्ग होता है जो शीशन में होता है, शीशन के अंदर होता है, और इसके द्वारा ये क्या होती है, उचित आवेग मिलने पर हमारे शरीर से क्या होता है, मूत्र बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों को एक और हेडिंग पढ़नी है, लास्ट वाली, अपोहन क्या होता है। अपोहन के बारे में हम अब आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो देख लीजिए अपोहन क्या होता है। देखिए अपोहन क्या होता है, अपोहन होता है कि वृक्क में संक्रमित, वृक्क के संक्रमित हो जाने पर अक्रिय हो जाने की दशा में, यानी कि जब वृक्क हमारा क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, यानी कि बीमार पड़ जाता है। हम लोग बीमार हो जाते हैं तो कोई कार्य कर पाते हैं, सही से नहीं कर पाते। हम लोगों को कोई भी कार्य करने में बहुत ही अधिक दिक्कत होती है। इस वजह से इस स्थिति में जब वृक्क हमारा क्या पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है, जब ये कार्य नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में शरीर में क्या होता है, निर्मित नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजनी, यानी कि एक तरह से समझ लो हानिकारक पदार्थ जो होते हैं शरीर में, इनकी जो इन पदार्थों को क्या होता है, इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जिस कृत्रिम युक्ति का उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। जैसे कि जब हमारा वृक्क नहीं कार्य करेगा तो शरीर के अंदर जो हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, इनको हम लोग क्या करेंगे, शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और जब खुद से शरीर के बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो इनको जिस तरह से मानव के द्वारा कोई युक्ति बनाई गई है, जो भी मानव के द्वारा युक्ति बनाई गई है, जब हम लोग इन्हें उस युक्ति से, तो जब हम इन्हें जिस युक्ति के द्वारा, जब हम इन्हें उस युक्ति का उपयोग करके शरीर से बाहर निकालेंगे तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अपोहन कहेंगे। समझ में आ गया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, हो गया। अब इस चित्र का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक, ले लीजिए चित्र का पूरा स्क्रीनशॉट। इसके बाद अब हम आप लोगों को पादपों के बारे में, यानी कि पादपों के अंदर जो है क्या उत्सर्जन तंत्र के बारे में, पादपों में कैसे उत्सर्जन होता है, इसके बारे में अब हम आप लोगों को पढ़ा दें। पौधों में परिवहन, पौधों में परिवहन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पौधों में परिवहन के लिए कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें संवहन बंडल कहते हैं। संवहन बंडल में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। देखो पौधों में परिवहन होता है, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर परिवहन होता है, भोजन क्या करता है, भोजन को हम लोग मुख से खाते हैं, उसके बाद ग्रसनी में पहुंचता है, ग्रसनी के बाद ग्रास नाल में जाता है, उसके बाद आमाशय में जाता है, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद जो है क्या जाता है, मलाशय जाता है, मलाशय के बाद गुदा, उसके द्वारा शरीर, उसके बाद शरीर से क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, इसके द्वारा क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसी तरीके से पौधों के अंदर भी क्या होता है, भोजन का परिवहन कैसे होता है, कैसे होता है यह प्रक्रिया, उसके लिए भी क्या होता है। तो पौधों में परिवहन के लिए कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग संवहन बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, संवहन बंडल कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे, संवहन बंडल कहते हैं। संवहन बंडल में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, पहला ऊतक जाइलम पाया जाता है और दूसरा फ्लोएम पाया जाता है। तो अब जाइलम ऊतक हम लोग किसको कहते हैं, इसको देख लेते हैं। जाइलम ऊतक क्या होता है, देखिए, ठीक, देखिए जाइलम ऊतक क्या होता है कि पौधों में, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल, जो जाइलम ऊतक होता है इसका कार्य होता है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। विभिन्न भागों तक क्या करता है, जो जाइलम ऊतक होता है पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को। तो जाइलम क्या होता है कि जाइलम का कार्य यही होता है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना ही इसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, इसका मुख्य कार्य होता है। इसके क्या होते हैं, निम्नलिखित भाग होते हैं, इसके कई भाग होते हैं, जैसे कि इसमें वाहिनिका आती है, वाहिका आती है, जाइलम पैरेन्काइम आता है, जाइलम तंतु आता है। तो ये इसके क्या होते हैं, भाग होते हैं, जो ये सब मिलकर के क्या करते हैं कि
पौधों की जड़ों से जो अवशोषित पदार्थ होंगे, जल होगा और खनिज लवण होंगे, जो तत्व होते हैं जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम जो है, ये सब तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों को क्या कहता है, ये अवशोषित करके जड़ों से ले जा करके पहुंचा देता है। क्या, जब जड़ अवशोषित करते तो इनको ले जा करके ये सीधा पौधों की क्या कर देता है, पत्तियों या और विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। इसमें ये चार जो है तत्व, चार ठो अंग होते हैं जो क्या करते हैं, ये कार्य करने में इसकी मदद करते हैं। आगे अब हम लोग देख लेते हैं फ्लोएम क्या होता है। ठीक, देखो फ्लोएम क्या होता है। फ्लोएम यह भोजन व अन्य भोज्य पदार्थों को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। फ्लोएम का कार्य यही होता है कि फ्लोएम क्या करेगा कि अब फ्लोएम यही कार्य करेगा कि यह भोजन को क्या करेगा, भोजन या भोज्य पदार्थ जो होंगे उनको पत्तियों से निकाल करके, क्योंकि पत्तियों में ही क्या करते हैं, इनके भोजन पत्तियों के अंदर ही बनते हैं, पत्तियों के अंदर ही रहते हैं। तो ये क्या करेगा कि इनके ये जो भोज्य पदार्थ होते हैं, इन भोज्य पदार्थों को क्या करेगा कि पत्तियों से, पौधों की पत्तियों से बाहर निकालेगा और पौधों की पत्तियों से ले करके सीधा ले जाके पौधों के जो विभिन्न भाग होंगे, जो अंग होंगे, उन अंगों में पहुंचा देगा। इसके जो है क्या होंगे, निम्नलिखित भाग होते हैं, यानी कि यह कार्य करने के लिए भी क्या होते हैं, कई चीजें होती हैं जो ये कार्य करते हैं, जैसे कि चालिनी नलिका हो गई, सहायक कोशिकाएं हो गई, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, फ्लोएम तंतु हो गया। ये सब मिलकर के क्या करते हैं कि पौधों के पत्तियों में जो भोजन बनते हैं उनको क्या करते हैं, ले जाके पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं, ले जाके पौधों के विभिन्न भागों में रख देते हैं, छोड़ देते हैं उनको, ताकि पौधा क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। अब हम लोग देख लेते हैं कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, क्योंकि जब पौधों के अंदर भोजन बन रहा है, भाई वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके ऑब्वियस सी बात है कि उनके अंदर अपशिष्ट पदार्थ भी बनेंगे। तो वो अपशिष्ट पदार्थ पौधों के अंदर से बाहर कैसे आते हैं, क्योंकि हम लोगों के जैसे तो उनके शरीर के अंदर जो है क्या होते हैं, कोई तंत्र तो ऐसे नहीं पाए जाते कि जो इससे कि वो क्या करें, शरीर से उनको बाहर निकाले। तो वो फिर वो कैसे शरीर के अंदर से बाहर निकालते हैं उसको, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो हमारी जो अगली हेडिंग है, वो हमारी अगली हेडिंग क्या होगी, पादपों में उत्सर्जन। तो पादपों में उत्सर्जन क्या होता है, पादपों में उत्सर्जन के लिए जंतुओं से भिन्न युक्तियां होती हैं। जैसे पता है ना कि हमारे जंतुओं के अंदर तो अंग होते हैं जिससे जंतु क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, लेकिन इनमें क्या है, कोई भिन्न तरीके की युक्ति होती है, क्योंकि अंग तो कोई है नहीं जिससे ये शरीर से बाहर निकाले। तो इनके अंदर क्या होती है, कोई भिन्न प्रकार की युक्ति पाई जाती है। तो पादपों में उत्सर्जन के लिए जंतुओं से भिन्न युक्तियां होती हैं। इनमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ गिरने वाली पत्तियों से एकत्र हो जाता है तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे रेजिन या गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास के मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि पादपों के अंदर क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, पादप इनको क्या करता है, बाहर निकालता है। पादप क्या करता है कि पादपों के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो गिरने वाली जो पादपों की पीली पीली पत्तियां दिखाई देती है ना, वो क्या करते हैं, इनमें संचित हो जाते हैं। जो वो अपशिष्ट पदार्थ इन पत्तियों के अंदर संचित हो जाते हैं, जिससे ये पत्तियां जब गिरती हैं तो वो अपशिष्ट पदार्थ पादपों से बाहर हो जाते हैं। उसी तरह से एक प्रक्रिया और होती है, जैसे कि गोद दिखाई देता है ना कि पादपों के अंदर से आम के पेड़ पे गोदा जैसा दिखाई देता होगा, तो वो क्या होता है कि वो उसका अपशिष्ट पदार्थ होता है। इनके रूप में क्या होते हैं, ये पुराने जाइलम, जो पुराने जाइलम होते हैं, इन्हीं में क्या होते हैं, ये संचित रहते हैं। और पादप भी क्या करते हैं, अपने अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास के जो मिट्टियां होती हैं उनके आसपास की, उन मिट्टियों में क्या कर देते हैं, इनको निकाल देते हैं। ठीक, ये समझ में आया। तो अब इसके बाद हमारा ये जो है जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है, ये एक तरीके से समझ लीजिए कि पूरा खत्म हो चुका है। इसमें अब कुछ बचा नहीं, ये पूरा चैप्टर हमारा अब खत्म हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे, जो है प्रकाश का परावर्तन एवं उसका अपवर्तन, लेंस के बारे में आप लोगों को इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोगों को अब आप लोगों को कल से पढ़ाएंगे, इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो कल से आप लोग बने रहिएगा। इसके बाद कल वाले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे।